भाषा क्या है और भाषा के अंदर व्याकरण क्या है। व्याकरण की वजह यानी जब भी हम बोलते हैं तो व्याकरण की वजह से भाषा को शुद्ध बोलते हैं। और भाषा क्या होती है, जिस साधन के द्वारा हम अपने विचार दूसरे के सामने रखते हैं वो कहलाती है हमारी भाषा। जैसे यहाँ पर बात करें कि भाषा और व्याकरण में क्या होगा, सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर, जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब कि समाज में रहता है ऐसा प्राणी है। और मनुष्य हमेशा अपने विचारों का आदान प्रदान करता रहता है, अपने विचार दूसरे के सामने शेयर करता रहता है, अपने विचार दूसरे को बताता रहता है। किसी जगह क्या कर देता है, सिर्फ सिर हिला देता है तो उसे हम समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। कभी उसे ध्वनियों से बात करनी पड़ती है, कभी शब्दों से, कभी वाक्यों का वो सहारा लेता है। इस प्रकार ये आता है, यानी भाषा के द्वारा ही एक मनुष्य अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो विचार हैं, अपनी जो सोच है वो दूसरे के सामने प्रकट कर पाता है, यानी दूसरे को बता पाता है। तो इस प्रकार समाज में पारंपरिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो संभवतः मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भौतिक क्या होता है, जो हमें बाहरी सुख सुविधाएं होती हैं वो भौतिक। वैज्ञानिक क्या होगा, जो हमारे रिसर्च होते हैं, जैसे मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च होते हैं या और जगह क्षेत्र में रिसर्च होते हैं, वो वैज्ञानिक। और आत्मिक क्या होती है इंसान के पास में, तो ये सारे काम इंसान नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार भी नहीं कर पाता। अगर इंसान बोल ही नहीं पाता या फिर इंसान किसी को समझा नहीं पाता तो वो अपने सुख दुख है किसी को बता नहीं पाता। और भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अनुरूप हैं। उस बात को हमारे पूर्वज हमें बता देते हैं। जो जिंदा पूर्वज हैं यानी जो माता पिता हैं हमारे, वो हमें डायरेक्ट बातों को बता देते हैं। लेकिन जो हमारे माता पिता नहीं है, जो दादा परदादा है, वो क्या करते हैं, वो हम उनके द्वारा सीख सकते हैं। किसके द्वारा सीख सकते हैं, सिर्फ भाषा की मदद से ही हम उनसे कुछ सीख सकते हैं, उनका हम लाभ उठा सकते हैं, उनके अनुभवों से कुछ हम सीख सकते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष से उत्पन्न हुआ है और भाष धातु से अर्थ है ध्वनित होना, यानी कि प्रकट करना। जैसे जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव और मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, यानी ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम मन के भाव प्रकट करते हैं, मस्तिष्क के जो विचार हैं वो प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा की संज्ञा दी गई है। भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है। उसके व्यापक स्वरूप के संबंध में कहा जा सकता है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। अपभ्रंश आता है। आदि आर्य भाषाओं के स्थान पर आज कौन सी भाषा यूज करते हैं, हम हिंदी भाषा यूज करते हैं। राजस्थान में राजस्थानी यूज करते हैं, गुजरात में गुजराती हिंदी यूज करते हैं, गुजरात में और मराठ में यानी कि मध्य प्रदेश में मराठी यूज करते हैं। तो ऐसी भाषाएं अब प्रचलित हैं। भारत की राजभाषा हिंदी स्वीकारी गई है। तो ये भारत की राजभाषा है जो हिंदी है। अब बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार क्या होता है, किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष और आवश्यक रूप से चर्चा की जाती है। कौन कौन से तीन शब्द हैं, तीन भाषा के तीन जो तत्व हैं, ये शब्द नहीं है, तत्व है। तीन तत्वों की यहाँ पर विशेष और आवश्यक रूप से चर्चा की गई है। कौन कौन से तीन तत्व हैं, पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा
अब स्वर की बात करें, स्वर में कौन कौन से आते हैं? ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जिस ध्वनि का हम उच्चारण बिना किसी और ध्वनि की सहायता के कर सकते हैं, उस ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जैसे स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। जैसे ए है, ए में और किसी की सहायता नहीं लगाई है, आ में भी कोई भी और किसी की सहायता नहीं लगाई है, छोटी ई है, बड़ी ही है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए और आई, ओ और औ और री, यानी कि ल। ये क्या है? 11 कितने हैं? स्वर हैं। इन 11 स्वरों को भी स्वर है, यानी कि एक छोटा स्वर और एक बड़ा स्वर। दीर्घ स्वर क्या होगा और ह्रस्व स्वर क्या होगा? तो हम बात करें कि जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे उन्हें हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, या जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें हम कहते हैं दीर्घ। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, यानी कि जिन स्वरों को बोलने में या उच्चारण करते समय कम समय लग रहा है उनको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है उन्हें हम कहेंगे दीर्घ स्वर। इन्हें मात्रा के द्वारा भी दर्शाया जाता है। मात्रा कैसे? ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं जो दीर्घ स्वर बनते हैं। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। जैसे आ है, आ किससे मिलकर बना है? आ में मात्रा छिपी हुई है, ए की मात्रा यहाँ पर छिपी हुई है। आ में कौन सी मात्रा छिपी हुई है? ये वाली मात्रा यहाँ पर छिपी हुई है, आ। इसी तरीके से ए है, ए के अंदर कोई मात्रा छिपी नहीं है। तो मात्राओं की बात करें, जैसे ई है, छोटी ई में कौन सी मात्रा छिपी हुई है? ये वाली मात्रा छिपी हुई है, यानी कि ई की मात्रा। जैसे हम लिख सकते हैं की, तो की को कैसे लिखेंगे? कै प्लस ई, तो ये हो जाएगा की। तो इस तरीके से छोटी मात्रा छिपी हुई है। की को हम लिख सकते हैं, ये बड़ी की, इसमें क्या छिपा हुआ है? कै प्लस ऊ, तो ये हो जाएगा कू। ये बड़े ऊ में हो जाएगा यहाँ पर कै प्लस ऊ, ऊ में ये बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा कू। ए में यहाँ पर सिंपल मात्रा लगाते हैं, जैसे कि के, तो इसमें ए की मात्रा लग रही है, कै लग रही है। इसी तरीके से ओ की मात्रा हम लगाएं, ओ की मात्रा में जैसे कि हम क्या कर सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं को, तो को में किसकी मात्रा लग रही है? ओ की मात्रा लग रही है। तो ऋषि में यहाँ पर किसकी मात्रा? मात्राओं को हम पहचान लेंगे, जिनमें मात्राओं की जरूरत पड़ती है वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, जिनमें मात्राओं की जरूरत भी नहीं पड़ती वो लघु स्वर, या हम कह सकते हैं ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। अब व्यंजनों की बात करें, जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जब हम कै बोलते हैं तो कै में ए बोला जाता है, बिना स्वर की सहायता को कभी भी व्यंजन को नहीं बोला जाएगा। इसको 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। तो इसके 5 वर्ग हैं और 3 यहाँ पर और भाग हैं। यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं, और यहाँ पर इस फैमिली से कौन कौन से है? द, है, नया, से है। हमारे यहाँ आधा है, तय यहाँ पर आगे, तय यहाँ पर आधा है। अक्सर हो जाएंगे।
तो हिंदी वर्णमाला में कितने 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और टोटल हम देखें 44 वर्ण होते हैं। 3 यहाँ पर संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर कौन कौन? पहले छह है, फिर त्रय है और युक्ताक्षर है। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान की, यानी वर्णों का उच्चारण स्थान किस तरीके से किया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थान किससे हो रहा है। जैसे ये उच्चारण स्थान की बात करें, कंठ ए और आ जाएगा, और एक विसर्ग आ जाता है। इन सब का उच्चारण किससे होगा? कोई भी ए आएगा, आ आएगा, या कै वर्ग का कोई भी आएगा। कै वर्ग का कौन कौन सा आता है? कै, खे, गे, घे, ण। ये अगर आता है तो ये कंठ से इनका उच्चारण होगा। दूसरा हम देखें, जैसे ये है ई। ई छोटी बड़ी च वर्ग और यस है, यानी हम इसका जो सूत्र लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे? इच्चु यशाणाम तालु जीव से। तो यानी इच्चु यशाणाम यानी कि ई आएगा छोटा ई बड़ा ई, चु मतलब कि च वर्ग आएगा, और यहाँ पर यह आएगा ये यज्ञ, और से षटकोण। ये क्या है? शेष अंक है, तो ये शेष अंक आएगा। तो इच्चु यशाणाम चालू में ई छोटी छोटी बड़ी च वर्ग आ जाएगा पूरा, और यह से आ जाएगा। तो इच्चु यशाणाम तालु से हम बोल सकते हैं कि इनका उच्चारण किससे होगा? तालु से होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे मूर्धा की बात करें, यहाँ पर मूर्धा के लिए क्या सूत्र बनेगा? इसके लिए सूत्र बनेगा रेटु रसाणाम मूर्धा। क्या बनेगा? रेटु रसाणाम मूर्धा। रसाणाम टू मतलब कि टे वर्ग पूरा आ जाएगा, री और टे वर्ग पूरा, और रे और से यानी कि रे और से सलगम आ जाएगा। ये क्या आ जाएंगे यहाँ पर? से षटकोण। से षटकोण आ गया यहाँ पर। तो ये आ गया, जैसे ले, लेतुल पोस्ट मतलब कि बोल कर देख लेते हैं। ऊ में क्या है? होठ हलते हैं हमारे, तो ये ओष्टो से बोला जाएगा। ऊ छोटा ऊ, पे है, पे में भी पे बोलते हैं हम, तो क्या होता है? होठ हलते हैं, तो ये पे वर्ग पूरा जाता है। पे, फे, बे, भे, में। अगर इनको हम क्या करते हैं, जब तक हम अपने होठों को स्पर्श नहीं करेंगे इनको बोला नहीं जाएगा। बिना होठों को स्पर्श किए हम पे नहीं बोल सकते। तो ये किस में आएगा? ओष्टो में आएगा, यानी कि होठों से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं नासिक वाले, यानी कि नाक से, इसमें नाक का उपयोग होता है। अणे, 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 ने और में, ये सभी हैं, इनमें नाक का उपयोग होगा। और किया गया है। अगर हम कंठ का उपयोग नहीं करेंगे, ओ और ओ है, इसमें कंठ और ओष्ठ यानी कि होठों का प्रयोग। हम होठों को
बिना काम लिए ओ और ओ नहीं बोल सकते, हमें होठ यहाँ पर काम में लेने होंगे। जैसे कि हम होठों को पकड़ लें और उसके बाद में ओ और ओ बोलने की कोशिश करें तो ये बोला नहीं जाएगा, तो से बोला जाएगा, इसलिए बोलते हैं कंठोष्ठ। अब बै की बात करें, बै, तो बै, बै है यहाँ पर, ये दांत और होठों से बोला जाता है, यानी यहाँ पर दांत काम आते हैं और होठ भी काम आता है, तो इसको बोलते हैं दंतोष्ठ है। और इसमें यहाँ पर एली जीवा, यानी कि है में, जीवा हमारी हल्दी नहीं है, इसको बोलते हैं एली जीवा, यानी जीवा को यहाँ पर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिक का भी यहाँ पर योग होते हैं, उनमें वर्ण विशेष के साथ साथ कंठ होगा और नासिक दोनों का भी होगा। उनका उच्चारण स्थान है कंठ नासिक होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण की दृष्टि से क्या देखें, व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से व्यंजन है? पहले व्यंजन है स्पर्शी व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों को उच्चारण को स्पर्श करती है या फिर बाहर निकल है, उसे हम कहते हैं के जो 4 वर्ण हैं वर्णमाला के अंदर, वो सभी क्या आते हैं? स्पर्शी व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आज संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। अब है स्पर्शी व्यंजन। जैसे हमने सबसे पहले देखा था स्पर्शी, फिर संघर्षी, फिर स्पर्शी संघर्षी, दोनों का मेलजोल देखते हैं। स्पर्शी और संघर्षी, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण स्पर्श संघर्षी में आएंगे। नासिक, यानी कि नाक से जो बोले लय को हम जान सकते हैं। फिर है प्रकंपित। प्रकंपित क्या होता है? जिन व्यंजनों के बोलते हैं तो जीवा 2-3 बार हलती है, इसलिए यहाँ पर प्रकंपित व्यंजन होगा। फिर हम बोलते हैं उत्तिक्षिप्त। उत्तिक्षिप्त, उत्तिक्षिप्त क्या होता है? जिनके डै में भी एकदम क्या है, जीवा नीचे की साइड आती है। उच्चारण में हवा किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है, यानी कि हवा को कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। अर्धस्वर भी हम कहते हैं, यह और वह को क्या करते हैं? अर्धस्वर भी यहाँ पर हम कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों के घोष और अघोष श्रेणी में बांट सकते हैं। घोष क्या होता है? अघोष श्रेणी क्या होती है? घोष का अर्थ होता है नाद या गुंज, जो गूंजता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय आदि सभी वर्गों, तो यह कहते हैं घोष वर्ण कहलाते हैं, और सभी क्या कहलाते हैं? य, र, ल, व
है, ये घोष। अघोष क्या होता है? इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता है, अतः कोई गूंज न होने से के पहले और दूसरे वर्ण जो होते हैं सभी वर्ग, मतलब कि ग वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण, यानी कि क ख पहला और दूसरा वर्ग है, च छ पहला और दूसरा वर्ग है, स पहला और दूसरा वर्ग है, इन आदि की जो संकीर्ण है ये अघोष है, यानी कि इनकी संख्या कितनी है? अघोष वर्ण आयु के आधार पर वर्णों को दो भाग में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण, यानी कि मुख से जिन बच्चों के जिन वर्णों के उच्चारण करते हैं उनसे अगर मुख से प्राणवायु जो है, ऑक्सीजन हमारी बहुत कम मात्रा में निकलती है, उसे हम कहते हैं अल्प प्राण। जैसे कि क में बहुत कम निकलती है, क, ग और ण। च वर्ग का पांचवा तीसरा कौन सा है? त, द, न। और पे वर्ग का है पे, व, में। ये सभी हैं, ये क्या है? अल्प प्राण में आ जाते हैं। और ये र, ल, व है, ये सभी स्वर अल्प प्राण के अंदर आते हैं। महाप्राण की बात करें, यानी जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु है अधिक मात्रा में मुख्य विवर से बाहर निकल श्वास वायु ज्यादा मात्रा में निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। अब महाप्राण की हम बात करें, प्रत्येक वर्ण का पहले हमने पहला तीसरा पांचवा ले लिया था, अब बचा कौन सा है? दूसरा चौथा, तो वो दोनों महाप्राण ले लेंगे। जैसे ख वर्ण है, च, ये सभी क्या है? अनुनासिक का सहयोग रखता है। अनुनासिक जैसे अम, अंग, आंख, आ और ई और ऊ, ये सभी क्या है? अनुनासिक वर्ण आ जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर देवनागरी लिपि का हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस तरीके से हुआ है। जैसे भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है। उनकी लिपि के रूप में देवनागरी लिपि को यहाँ पर मान्यता दी गई है। और भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, इस भाषाविदों को बुलाया जाता है, पत्रकारों को बुलाया जाता है, हिंदी सेवी संस्थाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि के सहयोग से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही अधिक आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देवनागरी लिपि के जो मानक दे रखे हैं, स्वर कितने दे रखे हैं? 11। मात्राएं यहाँ पर कितनी है? टोटल 11 ही है। अनुस्वर 1 है, विसर्ग यहाँ पर 1 है। जैसा य, र, ल, व और स है, ये व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त व्यंजन में हमारे हैं जैसे कि छत्रिज्ञा, त्रैत्रसूड़, ज्ञानी और रह ऋषि, तो ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएंगे। हल रहता है, यानी कि कै को आधा लिखना जो करते हैं, सीमांत को आधा लिखना है, तय को आधा लिखना है, तो यहाँ पर हल चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अब ग्रहित स्वर की बात करें, जैसे कि आ है, ये ग्रहण करने वाला स्वर है। ख, जय, फै की बात करें, जैसे कि संयुक्त वर्ण क्या होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, इनकी बात करें, खड़ी पाई वाली व्यंजनों का संयुक्त रूप से को हटा करके ही बनाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं गण, कुत्ता, पथ्य, ध्वनि, न्यास, क्षमा आदि हैं। ये सभी क्या है? खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। अब विभक्ति चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, राम ने, जैसे शब्द आते हैं, तो सर्वनाम शब्दों में ये चिन्ह प्रतिपद के साथ मिलकर जाते हैं। जैसे
की बात करें विभक्ति चिन्ह हम अलग करते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। क्रियापद की बात करें, जैसे इस क्रियापद में क्या आएगा, संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं जो होती हैं वो अलग अलग लिखी जाती हैं, जैसे पढ़ा, करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, इनको हमें अलग अलग लिखना है। करेंगे या खेल करेंगे या खेला करेंगे हम, यानी खेलने जाएंगे, घूमता रहेंगे। संयोजक चिन्ह क्या होते हैं, हाइफन होता है, इस तरीके का हाइफन होता है, उसको बोलते हैं संयोजक। संयोजक चिन्ह का विधान है, यहाँ पर द्वंद्व समास के पदों के बीच में रेखांकन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं ये सारे, दिन रात, दिन और रात, देख रेख, देख और रेख, चाल चलन, चाल और चलन, हंसी मजाक, हंसी और मजाक है, लेन देन, लेना और देना, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, संवाद, खाना पीना जैसा आदि से पूर्व संयोजन चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम सा रहता है। अब तत्पुरुष समास में हम बात करें, जैसे तत्पुरुष समाज में संयोजक चिन्ह का प्रयोग वही के होने का भाव भी, यानी जिसे किसी ने छुआ ना नहीं, ये आप्र शब्द बन जाएंगे। अव्यय की बात करें, अव्यय क्या होता है, तक, साथ आदि हैं अव्यय सदा पृथक लिखे जाते हैं। जैसे कि आपके साथ यहाँ तक, तो ये क्या है, साथ और तक है, अव्यय है। और हम नियम देखें यहाँ पर, जैसे कि अंग्रेजी के जिन शब्दों से अर्ध विपरीत या ध्वनि का प्रयोग होता है, के शुद्ध रूप का हम क्या करते हैं, ध्वनि के प्रयोग में लेते हैं। और यहाँ पर अवशिष्ट होने पर आ गई, यानी आ की मात्रा के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा कर देते हैं यहाँ पर। जैसे क्या है, बर्फ, बर्फ को हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल को बिल्कुल यूज कर सकते हैं, सर्दी को सर्दी शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। वापस को वापस लिख सकते हैं, आखिर को आखिर, बर्तन को बर्तन, और दोबारा दोबारा दुकान आ जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं पूर्वकालिक प्रत्यय। पूर्वकालिक प्रत्यय क्या होता है, जो पहले से प्रत्यय लगा दिया जाता है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे कि मिलाकर, खाकर, पीकर, पढ़कर, और शेरो रेखा का प्रयोग यहाँ पर प्रचलित है। पूर्ण विराम को चल लिए जाते हैं। अंग्रेजी में कौन कौन से वर्ण हैं, जैसे कि कॉमा है, सेमी कोलन है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, और फुल स्टॉप के लिए यूज किया जाता है। पूर्ण विराम के चिन्ह खड़ी पाई का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य और अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजनों, उप अवतरणों का क्रमांक को भी भारतीय भाषा माना जाता है। तो हिंदी की संख्यात्मक शब्दों के मानक के रूप में 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 से हम क्या लिखेंगे, टोटल 99 तक गिनती लिखेंगे। जैसे यहाँ पर भाषा किसे कहते हैं, तो को बताते हैं। स्वर और की सहायता के बोले जाते हैं, व्यंजन सहायता लेकर बोलते हैं। लिपि क्या होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा लिपि में किसने लिखी थी, तो यहाँ पर ब्रह्म लिपि ने हिंदी भाषा लिखी थी। हिंदी में कितने स्वर हैं, तो 11 है। हिंदी में कितने व्यंजन हैं, 33 है। तो इस तरीके से ये व्यंजन हमें पता चल जाएगा।